नमस्कार, मनोदय श्रेया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जितनी भी ज्योग्राफी है संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का रिवीजन है इसमें। तो हम टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को हम इसमें लेंगे। तो सबसे पहले जनसंख्या से क्वेश्चन आया आपका, दोनों में है, ए ग्रुप और बी ग्रुप में। तो देखो पहले जनसंख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? तो प्राचीन काल मौर्य काल से शुरुआत होती है। किसने की थी? चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें हमें जानकारी मिलती है जनसंख्या की। फिर आ जाओ मध्यकाल में पुस्तक है एक आईने अकबरी किसकी है? आईने अकबरी है अब्दुल फजल की। अब्दुल फजल यानी मुगल काल का टाइम, तो मुगल काल में मिलती है। सबसे पहले मौर्य काल में, उसके बाद में मुगल काल में। फिर आ जाओ इंग्लैंड आधुनिक काल 1872 के टाइम में लॉर्ड मेयो ने शुरुआत की। तो 1872 में लॉर्ड मेयो ने प्रथम जनगणना यानी आधुनिक जनगणना की शुरुआत की थी। फिर 1881 में आ जाओ। 1881 में लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? व्यवस्थित व दशकीय जनगणना की शुरुआत की थी 1872 में। जनगणना किसका विषय आता है? तो ये संघ सूची का विषय होता है। कौन से संविधान की अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है ये। और कौन सा अधिनियम आया था? 1948 में जनसंख्या अधिनियम पारित किया गया था, जनसंख्या जनगणना अधिनियम 1948। फिर 1993 में जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था। और ये जनगणना करवाता कौन है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा ये जनगणना करवाई जाती है। अब पूछा जाए आपसे कि 2011 की जो जनगणना है उसमें विशेष तथ्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखो, क्रमानुसार तो ये कौन सी है? 15वीं जनगणना। और दशकीय और व्यवस्थित देखी जाए तो ये 14वीं जनगणना है। 21वीं शताब्दी की ये दूसरी जनगणना है। और इसमें बजट कितना था? तो 2200 करोड़ 2200 करोड़ रुपए। एक व्यक्ति पर कितना खर्च है? 18.19 रुपये खर्च है। तब जाके हमारी जनगणना हुई थी। टोटल जिले कितने शामिल थे? 640 थे। राजस्थान के इसमें टोटल कितने जिले शामिल थे? 33 जिले शामिल थे। इसका शुभंकर देखो, शुभंकर अलग है, आदर्श वाक्य अलग है। शुभंकर क्या था? एक प्रगणक शिक्षिका थी। और इसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें। विशेष बिंदु देखो, इसमें सबसे पहले रजिस्टर पहली बार इस्तेमाल किया गया था। प्रथम बार घरों की भी इसमें जनगणना की गई थी। और तीसरी बात महत्वपूर्ण है कि किन्नरों को शामिल किया गया था। और कौन से वर्ग में शामिल किया गया था? पुरुष वर्ग में इनको शामिल किया गया था। जातीय जनगणना हुई थी दूसरी बार इसमें। पहली कब हुई थी? तो पहली हुई थी 1931 में जनगणना हो गई थी। फिर 2011 में वापस सेकंड बार दूसरी जातीय जनगणना हुई थी। ये जो जनगणना हुई ये 2 चरणों में हुई थी। 2 चरण देखो, 2 चरण कौन कौन से हैं? पहला तो हुआ था 2010 में। 2010 की डेट क्या थी? दूसरा तो हुई क्या 2011 में? तो पहले की डेट थी 25 मई से 30 जून। और ये था 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी में ये 2011 में 2 चरणों में ये पूर्ण हुई थी। इतना याद रख लेना, 2 चरणों में पूर्ण हुई थी। टोटल जनसंख्या कितनी आई थी इंडिया की? 1.085 करोड़। जिसमें राजस्थान की कितनी थी? तो राजस्थान की 6.85 करोड़। जिसमें पुरुष कितने थे? पुरुष थे 51.86%। महिलाएँ कितनी थी? तो 48.14% महिलाएँ थी। 51.86, 48.14। अब न्यूनतम कौन से जिले में थी, अधिकतम कौन सी थी? तो ये सर्वाधिक है इधर वाले, जयपुर में, उसके बाद में जोधपुर में, ये याद रख लेना, जोधपुर में, और उसके बाद में अलवर में। और इधर न्यूनतम जैसलमेर में, प्रतापगढ़ के बाद में सिरोही में। अब देखो जैसलमेर में कितनी थी? 66.26 लाख। और जोधपुर में कितनी थी? 36 इसका आधा कर लो, 36 लाख, 36.87 लाख। फिर आता है जैसलमेर न्यूनतम में। जैसलमेर में याद रखना 6.69 लाख। और प्रतापगढ़ में थी 8.67। तो JP और JD ये न्यूनतम दो याद रखने हैं आपको। राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 6.7%। तो भारत का तो कुल 5.67 है, इंडिया नहीं 567 है, लेकिन विश्व का 1% है राजस्थान का योगदान। जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान है, लेकिन अब वर्तमान में कौन सा स्थान हो गया है? राजस्थान का 7वां स्थान आ गया है। शिशु देखो, शिशु किसे मानेंगे? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं वो शिशु के अंतर्गत आते हैं। वो राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना है? तो 15.54। ये कितने हैं? टोटल शिशु हैं 0.6 वर्ष के। कुल जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? तो टोटल कितनी वृद्धि दर हुई? 31% वृद्धि की है
इस जनसंख्या में इस जनगणना के दशक के दौरान 21.30। सर्वाधिक किसने की है? बाड़मेर ने की है, बाद में जैसलमेर ने की है। तो बाड़मेर ने कितनी की है? 32.5 और 31 थोड़ा सा ही कम रहा है, ये 8% जैसलमेर। न्यूनतम सबसे कम गंगानगर ने की है, कितनी परसेंट वृद्धि हुई है? 10% ही हुई है। और झुंझुनू ने की है बाद में, झुंझुनू में वृद्धि कितनी हुई है? 11.9%। तो ये आंकड़े भी याद रखने हैं। ग्रामीण, ये तो टोटल होगी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई है? 21.30। लेकिन ग्रामीण कितनी की है? तो ग्रामीणों ने की है 19% की वृद्धि और नगरीय ने की है 29% की वृद्धि। देखो अब ग्रामीण में इसमें कितनी सर्वाधिक और न्यूनतम देखेंगे तो ग्रामीणों में सर्वाधिक किसने की है? जैसलमेर ने और बाड़मेर ने। और नगरीय में सर्वाधिक वृद्धि दर किसने की है? तो अलवर और दौसा ने। न्यूनतम किसने की है? न्यूनतम सबसे कम की है ग्रामीण में कोटा ने और श्रीगंगानगर ने और बाद में झुंझुनू ने। और इसमें नगरीय में किसने आ जाएगी? डूंगरपुर और प्रतापगढ़ ने सबसे कम की है वृद्धि न्यूनतम। राजस्थान में सर्वाधिक देखी जाए तो ऋणात्मक वृद्धि दर कब नोट की गई थी? तो 1911 से लेकर 21 का जो दशक था उसमें ऋणात्मक हुई थी 6.29%। राजस्थान में 6.29% यानी माइनस में कैसे आ गई? तो कुछ कारण थे। प्लेग तो महामारी आ गई थी, प्रथम विश्व युद्ध हो गया था और राष्ट्रीय आंदोलनों की इस टाइम क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। तो ऋणात्मक वृद्धि आई थी 1911 से 2021 के, नहीं 1911 से लेकर 21 यानी 10 साल का ये टाइम पीरियड है उसमें। राजस्थान में वृद्धि दर सर्वाधिक कब हुई थी? 1971 से लेकर 81 का टाइम पीरियड। कितनी हुई थी? 32.97% की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुई थी। फिर देखो जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना है? तो टोटल देखें तो 200 है। 200 में देखो डिवाइड करके सबसे कम तो जनसंख्या है जैसलमेर में, कितना घनत्व है? 17 है। उसके बाद में बीकानेर में कितना है? 78 है। जबकि सर्वाधिक है जयपुर में, कितने रहते हैं? 595। भरतपुर में है 503। तो ये जनसंख्या घनत्व याद रखना, जयपुर भरतपुर में सर्वाधिक, फिर जैसलमेर बीकानेर में सबसे कम। 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? 100 से कम तो एक तो जैसलमेर ही है, फिर आ गया बीकानेर, बीकानेर के बाद में आ गया बाड़मेर। 17, 78 और बाड़मेर। तो 100 से कम घनत्व वाले कितने जिले हैं? 3 जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। पश्चिमी जिलों में सबसे घनत्व क्या मिलता है? सबसे कम मिलता है। जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पे सर्वाधिक कम, सबसे कम घनत्व मिलता है। लिंगानुपात देखो, लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिला की संख्या होती है उसे कहते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात कितना है? 928। जनसंख्या घनत्व 200 है, लिंगानुपात 928 है। 928 में देखो क्या क्या है? 928 में सर्वाधिक तो डूंगरपुर की है। डूंगरपुर में कितने हैं? 994 पॉजिटिव है ये। राजसमंद में कितने हैं? 990 हैं। फिर पाली में भी सही है, 1987 है। फिर प्रतापगढ़ में 1983। जबकि यहाँ पे सबसे कम देखो धौलपुर में है 846, जैसलमेर में 852, करौली में 861 और भरतपुर में 880 है। ये जनसंख्या दो के याद रखने हैं आपको। डूंगरपुर और राजसमंद में सर्वाधिक लिंगानुपात है और न्यूनतम है धौलपुर और जैसलमेर में। राज्य में लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात और शहरी। ग्रामीण में देखो सही है 933 है, जबकि शहरी में और भी कम है 914 है। अब देखो इसमें भी सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक तो पाली में है, पाली में एक पार कर गए 1003 है और राजसमंद में कितने हैं? 998। जबकि इसमें ग्रामीण में न्यूनतम धौलपुर की है, धौलपुर में 841 है, करौली में 856 है और इसमें कितने हैं? जैसलमेर में 859 है। जबकि देखो शहरी में 914 जो अनुपात है ना, 933 और 914। 933 तो शहरी है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी एक ग्रुप में आया था 933 और ये कितना है? 914। तो शहरी और ग्रामीण आप याद रख लेना। सर्वाधिक टोंक में है, शहर में सर्वाधिक टोंक में कितनी है? 985 और इधर देखो ग्रामीण में पाली 1003 ही है। बांसवाड़ा में 964 है। न्यूनतम कितनी है? 807 सबसे कम है, जैसलमेर में 807, फिर धौलपुर में 864। तो ये आपको याद रखना है। न्यूनतम और अधिकतम लिंगानुपात के पीछे का कारण क्या है? तो सर्वाधिक तो कैसे होगी? सर्वाधिक जो देखने को मिलती है तो प्रति व्यक्ति आय, कम आय, तकनीकी पर भरोसा नहीं है, कम साक्षरता दर है, संयुक्त परिवार है, दहेज प्रथा प्रचलित नहीं। तो ये तो है सर्वाधिक के कारण। न्यूनतम के कारण क्या है? उच्च साक्षरता दर है, एकल परिवार है, अधिक आय है, तकनीकी जानकारी है, दहेज प्रथा का प्रचलन है, इसलिए न्यूनतम वृद्धि दर है।
शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक और कम। सर्वाधिक बांसवाड़ा में है 934, 0 से 6 का बात हो रही है। प्रतापगढ़ में है 933, झुंझुनू में 837 ही है, और सीकर में 848 है, करौली में 852 है। ये शिशु लिंगानुपात है। राज्य में शिशु लिंगानुपात ग्रामीण और शहरी, अब अलग अलग ये याद रख लेना शिशु लिंगानुपात, क्योंकि अब राज्य में लिंगानुपात तो पूछ लिया। राज्य में बड़े वाले थे 933 और 914। अब इसमें है शिशु लिंगानुपात 892 और 874, 892 और 874। सर्वाधिक किसमें है? ग्रामीण में। सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम तो बांसवाड़ा में है 937, झुंझुनू में है 832, प्रतापगढ़ में है 936 और सीकर में है 843। ये याद रखना आप। शहरी में 874 है, उसमें नागौर में है 907 और न्यूनतम 841। ये एक एक याद रखना, बांसवाड़ा और झुंझुनू में ग्रामीण में 892 और 834, क्योंकि सीधा सीधा ही पूछा गया है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। साक्षरता दर कितनी है? तो साक्षरता दर सर्वाधिक तो है कोटा में, ठीक है, और न्यूनतम है जालोर में। और पुरुष साक्षरता दर कितनी है? टोटल साक्षरता दर तो कितनी है? 66.1%, और पुरुष साक्षरता दर जिसमें है 7.92%। पुरुष में सर्वाधिक साक्षर झुंझुनू है और न्यूनतम है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में कितनी है साक्षरता? 69.5% है। महिला में सर्वाधिक कोटा है और न्यूनतम है जालोर। ग्रामीण और शहरी साक्षरता में ग्रामीण में कितना पॉइंट है? 1.64% है, जबकि देखो शहरी में है 79.7% है। सर्वाधिक ग्रामीण में झुंझुनू है। झुंझुनू में कितने परसेंट हैं? 73.3%, और न्यूनतम सिरोही है। सिरोही में कितने हैं? 49%। शहरी में सर्वाधिक है उदयपुर। उदयपुर में देखो कितने हैं? उदयपुर में है 8.75%, जबकि न्यूनतम जालोर में है। जालोर में कितना है? 71.1%। ग्रामीण महिला पुरुष साक्षरता, ये तो था ग्रामीण और शहरी साक्षरता। अब अकेला ग्रामीण में देखो 100% में पुरुष हैं साक्षर 76.2% ग्रामीण में, जबकि महिलाएं 45.8 ही हैं, ठीक है। सर्वाधिक महिला में सर्वाधिक साक्षर ग्रामीण में अगर देखें तो सर्वाधिक झुंझुनू में है, कितनी है? 59.8%, सही है। सिरोही में है 32.7%, जबकि पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक झुंझुनू में है, यानी महिला पुरुष दोनों में साक्षरता ग्रामीण में झुंझुनू की है 86.8%। न्यूनतम दोनों में सिरोही है। सिरोही 64.6 है और उसमें है 32.7। नगरीय महिला में सबसे ज़्यादा नगर में पुरुष साक्षर हैं 87.9%, कितने हैं? उदयपुर में है। उदयपुर में देखो 93.4% है। न्यूनतम है धौलपुर में 81.3%, जबकि महिला प्रतिशत कितना है नगरीय में? 70.73। सर्वाधिक उदयपुर महिलाएं हैं इसमें, और वही जालोर है इसमें। ग्रामीण और शहरी महिला ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात देखो। ग्रामीण 5.15 करोड़, जबकि शहरी कितनी है? 1.7 करोड़ ही है। सर्वाधिक जयपुर में है ग्रामीण, अलवर और भरतपुर। न्यूनतम जैसलमेर में है और कोटा में। और शहरी में सर्वाधिक है जयपुर, और उसमें न्यूनतम में कौन सा है? प्रतापगढ़ है। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या ग्रामीण में कितनी है? 75.1%। सर्वाधिक कितनी है? डूंगरपुर में। न्यूनतम प्रतिशत कितनी है? कोटा में। और शहरी है 24.9%। कहाँ पे है? सर्वाधिक कोटा में है और न्यूनतम किस में है? डूंगरपुर। प्रतिशतता में है, ठीक है। अब अनुसूचित जाति और जनजाति प्रतिशत और जनसंख्या में देखनी है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पे है? जयपुर में। टोटल जनसंख्या कितनी है? 122.21 लाख अनुसूचित जाति की। और अनुसूचित जनजाति देखो, अनुसूचित जाति, और इधर है ये तो जाति है, ये जनजाति, जनजाति और जाति, इसको डिवाइड करके पढ़ लेते हैं।
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और ये जनजाति। जाति और जनजाति, ठीक है। जाति का प्रतिशत कितना है? 17.8% अनुसूचित जाति है। जनजाति कितनी है? 13.5। कितनी लाख है? 92.38 लाख। सर्वाधिक कहाँ पे है जनजाति? उदयपुर में। और जाति कहाँ पे है? जयपुर में। कितनी जनसंख्या है? 122.21 लाख। सर्वाधिक प्रतिशत देखो, जनसंख्या तो जयपुर में है सर्वाधिक जाति की, लेकिन अनुसूचित जाति की, ठीक है, अनुसूचित जनजाति इसकी यहाँ पे उदयपुर में है। और वैसे सर्वाधिक प्रतिशत देखें तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। और इधर जो अनुसूचित जनजाति है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है। सबसे कम जनसंख्या अनुसूचित जाति की कहाँ पे है? तो ये डूंगरपुर में है। और सबसे कम प्रतिशत देखें तो भी डूंगरपुर में है। यहाँ पे देखो अनुसूचित जनजाति की बीकानेर में है सबसे कम, और अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत कहाँ पे है? नागौर और बीकानेर में। लिंगानुपात कितना है? अनुसूचित जाति का लिंगानुपात है 923, जबकि अनुसूचित जनजाति का है 948। ये तो हो गई आपकी अनुसूचित जाति और जनजाति। अब विभिन्न धर्म देखो, हिंदू सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? सर्वाधिक जनसंख्या हिंदुओं की जयपुर में है। कितनी है? 88.49। और सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे है? दौसा में। सर्वाधिक प्रतिशत देखें तो दौसा, और सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में। मुस्लिम सर्वाधिक जयपुर में है 9.07%, और सर्वाधिक प्रतिशत देखें तो जैसलमेर में है। सिख सर्वाधिक कहाँ पे है? श्री गंगानगर में। कितने प्रतिशत है? 1.27%। और सर्वाधिक प्रतिशत भी गंगानगर में ही है। अब जैन कहाँ पे हैं? जैन की जनसंख्या 0.91% है। ये आंकड़े याद रखना, जैन वाले और सिख वाले 1.27। कहाँ पे है सर्वाधिक? जयपुर में। और सबसे प्रतिशत कहाँ पे है? उदयपुर में प्रतिशत है जैनों का। ईसाई की जनसंख्या है 1.04%। सर्वाधिक ईसाई कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। प्रतिशत भी बांसवाड़ा में है। बौद्ध कहाँ पे हैं? बौद्ध अलवर में। दोनों ही हैं अलवर में, प्रतिशत में भी और वैसे भी अलवर हैं। कितने? 0.2%। राजस्थान राज्य की जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी? तो ये 20 जनवरी 2000 को ये लागू हुई थी, राजस्थान राज्य की जनसंख्या नीति। अब आता है पर्यटन। पर्यटन से आपके क्वेश्चन आते हैं। परिचय देखो सबसे पहले पर्यटन का। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला था? 4 मार्च 1989 को पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला था। किसकी सिफारिश पर? तो ये सिफारिश थी मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर। क्या नाम था? मोहम्मद यूनिस की समिति। अब 2004-05 को क्या किया गया? पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। राजस्थान में 4 पर्यटन संभाग हैं। राजस्थान में कितने संभाग हैं? 4 संभाग है पर्यटन। कौन कौन से? एक तो है आपका जोधपुर के बाद में आता है अजमेर के बाद में क्या आता है? 4 संभाग ध्यान रखने आपको। 4 संभाग हैं। कितने? जोधपुर, अजमेर, फिर उदयपुर के बाद में कोटा। ये 4 संभाग हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा यानी जन उद्योग कब दिया गया? 2004 में। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला? 4 मार्च 1989 को। कौन सी समिति थी? मोहम्मद यूनुस समिति के आधार पे। राजस्थान की पर्यटक की टैगलाइन क्या है? तो टैगलाइन है राजस्थान का भारत का अतुल्य राज्य। और पर्यटन विभाग का स्लोगन क्या है? पधारो हमारे देश। पर्यटन स्लोगन के साथ प्रतीकात्मक पशु कौन सा है? तो इसमें ऊंट है प्रतीकात्मक पशु। राजस्थान में पर्यटन का जो आगमन है 2020 में वो कितना था? 155.63 लाख, जिसमें स्वदेशी तो आए थे 151.17 लाख और विदेशी आए थे 4.46 लाख। वर्ष 2021 में पर्यटकों का आगमन कितना हुआ था? ये तो 2020 था। अब 2021 में कितना हुआ था? 220.24 लाख, जिसमें स्वदेशी आए थे 219.89 लाख और विदेशी आए थे 0.35 लाख। इसमें विदेशी आए थे। स्वदेशी पर्यटकों में 2020-21 में वृद्धि कितनी हुई है? 44.45% की, यानी 44.5
की वृद्धि होगी, जबकि विदेशी पर्यटकों में कमी कितनी आई है? 92.20% की यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है 2020-21 में, जबकि स्वदेशी क्या है, बढ़े हैं 44%। 2021 में राजस्थान में विदेशी पर्यटकों का सर्वाधिक आगमन कहाँ से आए थे? तो यूएसए से आए थे। यूएसए से कितने आए थे? 21%। कितने आ गए? 21%। फ्रांस से आए थे 10%। बांग्लादेश से कितने आए थे? 9%। तो सर्वाधिक कहाँ से आते हैं? यूएसए से 21%, फ्रांस से कितने हैं? 10%, बांग्लादेश है 9%। स्वदेशी पर्यटकों का सर्वाधिक आगमन कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक आते हैं गुजरात में। वर्तमान में देश में आने वाला हर तीसरा पर्यटक कहाँ आता है? तो वर्तमान में हर तीसरा पर्यटक यहाँ राजस्थान में जरूर आता है। पर्यटन आगमन का समय कितना होता है? तो सर्वाधिक समय कौन सा होता है? स्वदेशी तो आते हैं जनवरी और मार्च में घूमते हैं, विदेशी जनवरी से मार्च के मध्य, और न्यूनतम आते हैं गर्मी के टाइम में, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी रहती है ना। तो अप्रैल और जून में स्वदेशी पर्यटक न्यूनतम है, और वही है विदेशी पर्यटक अप्रैल से जून के मध्य न्यूनतम होता है। राजस्थान में जो स्वदेशी पर्यटकों का सर्वाधिक आगमन है वो पहला तो है अजमेर में, सबसे पहले तो अजमेर में आएंगे, उसके बाद में वो जाते हैं पुष्कर। जबकि विदेशी आएंगे ना, वो सबसे पहले जयपुर, बाद में उदयपुर। स्वदेशी पर्यटक अजमेर और पुष्कर में, जबकि विदेशी पर्यटक कहाँ पे हैं? जयपुर और उदयपुर घूमते हैं। पर्यटन सर्किट देखो, एक तो शेखावाटी है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, यानी 10 पर्यटन सर्किट हैं, उसमें एक है शेखावाटी। शेखावाटी में क्या नाम आता है? सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर सर्किट। अलवर सर्किट में अलवर में आएगा सलेसीलेड सरिस्का वाला क्षेत्र। फिर आता है आपका भरतपुर में क्या आएगा? भरतपुर, डीग और धौलपुर आएंगे। फिर आपका ढूंढाड़ सर्किट पूछा जाता है, क्योंकि इसमें देखो कितने हैं, 6 जिले आते हैं, 6 चीज़ें आते हैं। जयपुर, आमेर, सामोद, रामगढ़, दौसा, अबानेरी, ये किसके हैं? ढूंढाड़ सर्किट के हैं। रणथंभौर सर्किट में आएगा रणथंभौर, स्वामियादपुर और टोंक। हाड़ौती सर्किट में कोटा, बूंदी, झालावाड़ आ जाएगा आपका। तो आपको याद ही रखना ढूंढाड़ सर्किट। ढूंढाड़ में जयपुर आएगा, ढूंढाड़ में। फिर आमेर आएगा, जयपुर के अंदर है ना आमेर। फिर आएगा सामोद ये रिंगस के पास सामोद। फिर रामगढ़, फिर दौसा, फिर अबानेरी, ये याद रखने हैं ढूंढाड़ सर्किट में। तो टोटल कितने सर्किट हैं? 10 सर्किट हैं। मेवाड़ सर्किट आपको याद है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोमलगढ़, नाथद्वारा है। माउंट आबू सर्किट में माउंट आबू, रणकपुर, जालोर है। मेवाड़ सर्किट में अजमेर, पुष्कर, नागौर, मेड़ता है। मरु त्रिकोण याद रखना, एक तो बहुत बार पूछा जाता है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये सारे याद कर लो। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये चारों किस में आते हैं? मरु त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण है एक, स्वर्णिम, जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल में जयपुर, दिल्ली, आगरा पर्यटन केंद्र। जयपुर, दिल्ली, आगरा, AZD, ये क्या है? स्वर्णिम त्रिकोण है। बजट 2021-22 में गोंडवाड़ पर्यटन सर्किट के लिए क्या किया गया है? 210 लाख का प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसमें जालोर, सिरोही, बाड़मेर, पाली जिलों को शामिल किया गया है गोंडवाड़ पर्यटन सर्किट। तो पूछा जा सकता है गोंडवाड़ पर्यटन सर्किट में कौन है? जालोर, सिरोही, बाड़मेर और पाली। पुरातत्व सर्किट, यानी पुरातत्व सर्किट में कितने हैं? 7 संभाग मुख्यालयों को पुरातत्व सर्किट बनाया गया है। एक तो जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और जयपुर सर्किट, ये 7 संभागों को पुरातत्व सर्किट बनाया गया है। इको एडवेंचर सर्किट, इसमें 10 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें जयपुर, अलवर, धौलपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही शामिल किए गए हैं इको एडवेंचर सर्किट में। वाइल्ड लाइफ सर्किट कौन कौन से हैं? इको तो जयपुर, अलवर, धौलपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही। वाइल्ड लाइफ सर्किट में अलवर, करौली, धौलपुर, जयपुर, सिरोही, राजसमंद, प्रतापगढ़ को शामिल किया गया है। एक आता ट्राइबल सर्किट में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर आते हैं। आध्यात्मिक सर्किट में देखो बुद्धा सर्किट, एक तो है बुद्धा सर्किट में जयपुर, झालावाड़ जिलों में बौद्ध धर्म के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों का विकास किया गया है। बुद्धा सर्किट के अंतर्गत जयपुर और झालावाड़ 2 हैं। कृष्णा सर्किट, स्वदर्शन योजना
कौन सी थी? 2014-15 की थी। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अनुसार देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और ओडिशा, इसके अंतर्गत 12 आकर्षण स्थलों का पर्यटन दृष्टि से विकास किया गया है। तो वही है कृष्णा सर्किट। 2014-15 की थी योजना, स्वदेश दर्शन योजना। राजस्थान में शामिल मंदिर। राजस्थान में कौन कौन से मंदिर शामिल हैं? राजसमंद में मंदिर हैं। एक तो है राजसमंद श्रीनाथ जी का मंदिर, जयपुर में गोविंद देव जी, गलता जी और कनक वृंदावन है। सीकर में खाटू श्याम जी का मंदिर। बालाजी सर्किट कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में बालाजी सर्किट में है सालासर का चूरू का सालासर, अलवर का पांडुपोल, दौसा का मेहंदीपुर है और जयपुर का है सामोद वीर हनुमान मंदिर। ये 4 हैं आपके बालाजी सर्किट के अंतर्गत आते हैं। तीर्थ सर्किट में कौन कौन है? तो अजमेर है, पुष्कर है, नाथद्वारा तथा महावीर जी करौली का इसमें शामिल किया गया है तीर्थ सर्किट में। पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो ऐतिहासिक स्थल, प्राचीन पुरातत्व सभ्यता स्थल जिसमें किले और दुर्ग आते हैं वो हैं ऐतिहासिक स्थल। सांस्कृतिक स्थल, मंदिर, दरगाह, पर्यटन महोत्सव, ये सभी सांस्कृतिक स्थल हैं। भौगोलिक स्थल में क्या आएगा? आपका राष्ट्रीय उद्यान आएंगे, अभ्यारण्य आएंगे, झील, बांध, जलप्रपात, हिल स्टेशन, ये सभी भौगोलिक स्थल के अंतर्गत आएंगे। अब देखो ऊंट महोत्सव कहाँ होता है? बीकानेर। जनवरी में देखो, जनवरी में 2 होते हैं। जनवरी में एक तो होता है डिग्गी प्लेस जयपुर में होता है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, और एक बीकानेर में होता है ऊंट महोत्सव। फिर फरवरी में आ जाओ, फरवरी में है 3। फरवरी में कौन सा है? एक तो डूंगरपुर में बनेश्वर मेला, एक जैसलमेर में मरु महोत्सव, फिर आता है उदयपुर में उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिकल फेस्टिवल। फिर मार्च में भी 3 होते हैं। भरतपुर में ब्रज महोत्सव, होली के अगले दिन होता है धुलंडी महोत्सव। राजस्थान महोत्सव होता है 23 से 35 मार्च में। अप्रैल में 2 होते हैं, जयपुर का प्रसिद्ध गणगौरोत्सव और उदयपुर का मेवाड़ महोत्सव। मई में एक ही होता है, ग्रीष्म उत्सव होता है जो कहाँ पे होता है? माउंट आबू में। अगस्त में तीज उत्सव होता है, श्रावण शुक्ल तृतीया जयपुर में 2 होते हैं, एक जयपुर में भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज बूंदी में। अक्टूबर में होते हैं 3। बीकानेर क्षेत्र में राजस्थान कबीर यात्रा, ये पूछी हुई है राजस्थान कबीर यात्रा। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध किससे है? बीकानेर क्षेत्र से है। आबानेरी उत्सव दौसा में, जोधपुर में मारवाड़ उत्सव है अक्टूबर में। अक्टूबर नवंबर में देखो इसमें टोटल 6 हैं। अक्टूबर नवंबर में दशहरा महोत्सव कोटा में, पुष्कर उत्सव अजमेर में होता है अक्टूबर नवंबर में, कोलायत मेला बीकानेर में होता है अक्टूबर नवंबर में, मत्स्य महोत्सव अलवर में, चंद्रभागा महोत्सव झालावाड़ में होता है, बूंदी महोत्सव होता है बूंदी में। दिसंबर में देखो और क्या होता है? दिसंबर में होता है कुंभलगढ़ उत्सव होता है 1 से 3 दिसंबर राजसमंद में। रणकपुर उत्सव होता है पाली में। शीतकालीन उत्सव पूछा जाता है माउंट आबू में। कब होता है? 29-30 दिसंबर को ही होता है। पर्यटन नीति कब कब लागू हुई? तो राजस्थान पर्यटन नीति जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। राजस्थान की पर्यटन नीति 2001, 2002, 2015, 2009 दिसंबर 2020 को ये पर्यटन नीति लागू की थी। राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी 1 से 4 फरवरी 2010 को आई थी। फिर दूसरी निकाली राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 2 से 15 जुलाई 2021 के मध्य। राजस्थान होटल पॉलिसी निकली थी 2006 में। पेइंग गेस्ट योजना, ये पर्यटन से संबंधित है, याद रखना। पेइंग गेस्ट योजना क्या है? 2000 शुरुआत तो हुई थी इसकी 27 सितंबर 2091 में। 2012 में इसे संपूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया। तो पेइंग गेस्ट योजना। हेरिटेज होटल योजना 1991 में भारत सरकार के द्वारा हेरिटेज होटल की नवीन श्रेणी को मान्यता दे दी गई 1991 में। 50 वर्ष से पुरानी इमारतें हैं जो किलों, महलों, हवेलियों एवं दुर्गों को बनाया जाता है। इसमें हेरिटेज होटलों को सेवा एवं सुविधाओं के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो हेरिटेज, एक हेरिटेज क्लासिक, एक हेरिटेज ग्रांड। तो ये 3 डिवाइडर में हेरिटेज होटलों को डिवाइड किया गया है। राजस्थान में अजीत भवन जोधपुर में वो देश का प्रथम हेरिटेज होटल को बनाया गया है। तो जोधपुर का कौन सा? अजीत भवन। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना, अलग से चढ़िए मेवाड़ संकुल की मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना। महाराणा प्रताप की 400वीं पुण्यतिथि 1997 में हुई थी। तो इनकी जो 400वीं पुण्यतिथि थी उनके जीवन से संबंधित स्थानों जैसे गोकुंदा, चावंड, दिवेर और हल्दी घाटी पर्यटन की दृष्टि से विकास करना है। कौन सी है? मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना, इसमें देवस्थान विभाग द्वारा किसके द्वारा शुरू की गई?
देवस्थान विभाग के द्वारा शुरू की गई, शुरुआत होती है जो 2013 में। हृदय योजना, हृदय योजना की शुरुआत होती है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना, शुरुआत 2015 में। उद्देश्य क्या था इसका? देश के राष्ट्रीय विरासत स्थलों के विकास एवं संवर्धन के लिए चलाई गई ये योजना थी। इसमें राजस्थान को अजमेर को शामिल किया गया था हृदय योजना के अंतर्गत। प्रसाद योजना, ये भी 2015 में। हृदय योजना और प्रसाद योजना 2015 में। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की गई। तीर्थ स्थलों, आध्यात्मिक एवं विरासत स्थलों के परिवर्धन के लिए इसको शुरू किया गया था। इस योजना के तहत राजस्थान में अजमेर पुष्कर का विकास किया गया है। तो ये अजमेर हृदय योजना में भी शामिल है और प्रसाद योजना में भी आपका पुष्कर शामिल है। पेइंग गेस्ट हाउस योजना यानी होम स्टे 2021, इसमें सेवा शर्तें देखो ये याद रखनी है कौन कौन से पेइंग गेस्ट हाउस योजना के अंतर्गत आएंगे। 20 कमरों तक अनुमति है, न्यूनतम 6 होने चाहिए और अधिकतम 20। होम स्टे आवास क्षेत्र में 23 से अधिक कमरों की अनुमति नहीं है। पेइंग गेस्ट हाउस का क्षेत्र कितना होना चाहिए? 1.67 वर्ग मीटर तो जरूर होना चाहिए। पेइंग गेस्ट हाउस के सामने न्यूनतम 30 फीट की रोड होनी चाहिए। एक से अधिक मालिकों यानी स्वामित्व नहीं होना चाहिए। फायर एनओसी एंड फूड लाइसेंस अनिवार्य होना चाहिए। उसके अंतर्गत वही पेइंग गेस्ट हाउस योजना का लाभ मतलब को कर सकते हैं, अपने घर को हाउस के रूप में कर सकते हैं। पर्यटन विभाग देखो, पर्यटन विभाग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थापना कब होती है? तो स्थापना होती है 1956 में। कहाँ होती है? जयपुर में इसकी स्थापना होती है। पर्यटन संबंधी जो गतिविधियों का संचालन है वो पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है। होटल प्रबंधन संस्थान, प्रशिक्षण के लिए संस्थान है दो, एक तो होटल प्रबंधन संस्थान जोधपुर, उदयपुर और जयपुर में है। फूड क्राफ्ट संस्थान अजमेर, सुमेरपुर, पाली में है। अब केंद्र कौन कौन से हैं? महानगरों में पर्यटन का स्वागत दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। राजस्थान के में पर्यटन विभाग के सूचना केंद्रों की संख्या कितनी है? तो सूचना केंद्रों की संख्या 42 है। पर्यटन विभाग के अधीन संचालित संस्थान कौन से हैं? तो 4 संस्थान संचालित हैं पर्यटन विभाग के अंतर्गत। एक तो है राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, स्थापना होती है जयपुर में। कब हुई थी? 7 जून को जयपुर में स्थापना होती है। एक RTDC, ये तो RS